हेलो स्टूडेंट्स। सो टोपोलॉजी की इस लेक्चर में सबसे पहले हम एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एंड दिस डेफिनेशन इज एप्सिलॉन नेट सेट। सो अगर x कोई मेट्रिक स्पेस है और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन, मतलब एप्सिलॉन आप पॉजिटिव नंबर लेंगे एंड ये हम फिक्स कर लेंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू हो सकता है हम वी कैन टेक 0.01 ले ली। ठीक, इस सेट a subset A of X is called and epsilon net if A is finite and X is union of open sphere with the open spheres, और ये open spheres एक नहीं बहुत ज्यादा होंगे, is depending upon A के पास कितने एलिमेंट है, क्योंकि इसका सेंटर जो होगा वो A का एलिमेंट होगा और इसका रेडियस जो होगा वो एप्सिलॉन होगा। ठीक, सो एप्सिलॉन सपोज ये हो सकता है, सो वो एनी नंबर यू कैन टेक, पॉजिटिव होना चाहिए, रेडियस पॉजिटिव होता है। तो यू सी कि एक्स को पूरा कवर कर रहे हैं, ये एक्स इज कवर बाय these open spheres. So you can say this class of open sphere is open cover for x, you can say. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें से आपकी देख सकते हैं कि अगर ए फाइनाइट है तो इसके पॉइंट इस तरह से स्कैटर्ड होंगे, ए के its point are scattered through in x in such a way that each point of x is distant y less than epsilon from at least one point of a. बोलने का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे a के पॉइंट्स होंगे, अगर इस पूरे ये x मान लो आप, लेकिन अगर सपोज करो एप्सिलॉन आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है x का, एक पॉइंट यहाँ पे है और बाकी इस तरह से ए के पॉइंट भी स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, ए के पॉइंट भी स्कैटर्ड होंगे। अगर ये एक्स का पॉइंट है तो इसके नियर में यहाँ पे ए का पॉइंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स का वो ए के पॉइंट के ऊपर जो स्फीयर बनेगा उसके अंदर आना चाहिए ये। अगर ये डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो फिर ये पॉइंट बाहर चला जाएगा। क्लियर? तो इट मीन दैट ए इस पॉइंट के क्लोज यहाँ पे ए का पॉइंट जरूर होगा, क्योंकि उसके ऊपर जब हम ओपन स्फीयर बनाएंगे तो ये पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो इट मीन दैट अगर मैं यहाँ पे इसको रेड से डिनोट करूँ कि ये हमारा ए का पॉइंट है, तो यहाँ पे जो भी एक्स के पॉइंट हैं वो इसके अंदर आ जाना चाहिए। ठीक, अगर सपोज कर लो यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये वाला पॉइंट है एक्स का, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे एक और पॉइंट ए का होना चाहिए इसके क्लोज, कि जिसके ऊपर ओपन स्फीयर बनाए तो वो इसके अंदर आना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे हमारे पास ए इस तरह से स्कैटर्ड होगा एक्स के अंदर कि वो उस ए के पॉइंट के ऊपर हम ओपन स्फीयर्स बनाए तो वो ए के एक्स के पॉइंटों को कवर कर दे सारे के सारे। क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स का पॉइंट है तो यहाँ पे ए का पॉइंट इस पॉइंट के नियर एक यहाँ पे ए का पॉइंट जरूर प्रेजेंट होगा, बिकॉज क्योंकि वो उस ओपन स्फीयर के अंदर जाना चाहिए। तो ओपन स्फीयर के अंदर जाना चाहिए तो ओपन स्फीयर का जो सेंटर होगा वो ए का पॉइंट होगा। तो इट मीन दैट ए जो है वो पूरी तरह से स्कैटर्ड होगा एक्स के अंदर, इस ढंग से होगा कि जब हम उस ए के पॉइंट के ऊपर ओपन स्फीयर बनाए तो उस ओपन स्फीयर के अंदर वो एक्स का पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तभी ये होल्ड ही तभी करेगा कि x is a union of class of open spheres with center point of A and radius epsilon। ठीक, तो इस तरह का कोई अगर सेट A एग्जिस्ट करता है तो उस सेट A को हम बोलेंगे कि वो क्या है, एप्सिलॉन नेट सेट है। ठीक, और नेक्स्ट डेफिनेशन इज टोटली बाउंडेड। Totally bounded, a metric space X is said to be totally bounded
if it has an epsilon net for each epsilon greater than 0. each epsilon का मतलब क्या हुआ कि अगर हम epsilon की वैल्यू 0.1 लेते हैं तो उसके लिए भी एक epsilon net एग्जिस्ट करेगा, ठीक। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम 0.2 लेते हैं तो उसके लिए भी एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से। इट मीन दैट हर एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए एक एप्सिलॉन नेट सेट एग्जिस्ट करे, देन वी कैन से कि दिस इज टोटली बाउंडेड सेट होगा, ठीक है। सो हर एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट करेगा, तो उस मेट्रिक स्पेस को हम क्या बोलेंगे कि इट इज टोटली बाउंडेड। वन मोर थिंग, जो टोटली बाउंडेड है वो बाउंडेड तो जरूर होगा, क्योंकि हर ये इस आप इसको देख सकते हैं कि बाउंडेडनेस का मतलब आपको पता है कि हर पॉइंट जो है वो किसी रियल नंबर से कम होना चाहिए, तो इट इज बाउंडेड। तो अगर एक एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट करेगा तो उसका जो डायमीटर होगा, the diameter of x जो होगा that will be less than diameter of a plus diameter of plus 2 epsilon, क्योंकि देखो अगर सबसे बड़ा जो अगर इस एग्जांपल में देखें तो सबसे बड़ा जो डायमीटर ऑफ x होगा, डायमीटर जो x होगा वो यहां से लेके ये होगा, डायगोनली होता है बड़ा, तो ये होगा डायगोनल, ठीक। अब एक यहाँ पे होगा, ए का डायमीटर क्या होगा, क्योंकि ए के एलिमेंट भी स्कैटर्ड ही है इसमें, ठीक है। ये डायगोनल होगा या ये डायगोनल होगा, दोनों में से कोई एक होगा बड़ा डायमीटर, दोनों में से जो बड़ा होगा वो, अगर रेक्टेंगल होगा तो इक्वल होंगे ये, ठीक। अगर ये बड़ा होता है तो डेफिनेटली डायमीटर ऑफ ए क्या होगा, डायमीटर ऑफ ए जो होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे अगर लास्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पे अगर ए एक्स का लास्ट पॉइंट है और यहाँ पे एक्स का लास्ट पॉइंट है, तो ए का पॉइंट जो होगा वो यहाँ से एप्सिलॉन कम कर लो, आप एप्सिलॉन कम कर लो, यहाँ से एप्सिलॉन कम कर लो, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे इस एप्सिलॉन कम से यहाँ पे एक ए का पॉइंट एग्जिस्ट करना है, क्योंकि उस पॉइंट ए के पॉइंट ने इसको कवर करना है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम इस ए के पॉइंट के ऊपर जो ओपन स्फीयर बनाएंगे वो इसको कवर करेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी लास्ट जो होगा वो यहाँ पे ए का पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर ओपन स्फीयर बनेंगे तो वो इसको कवर करेगा। तो इट मीन दैट ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आया वो एप्सिलॉन होगा और ये भी एप्सिलॉन होगा। तो इट मीन दैट ए का जो डायमीटर हुआ वो ए का डायमीटर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। क्योंकि डायमीटर जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स होता है और वो जो मैक्सिमम लेना पड़ता है डायमीटर, ठीक। तो डेफिनेटली ये होगा। तो अब ऑब्वियस है इसको और इसको अगर ऐड करेंगे, इसमें अगर हम एप्सिलॉन ऐड करें, ये वाला और ये वाला एप्सिलॉन ऐड करें, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो वही हमने ये चीज मेंशन करी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि डायमीटर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन। सो दैट्स व्हाई जो टोटली बॉन्डेड होगा वो ऑलवेज बॉन्डेड होगा, क्योंकि डायमीटर ऑफ एक्स जो है वो क्योंकि डायमीटर है तो ये भी कोई रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा, तो ये टोटली बॉन्डेड होगा, तो एप्सिलॉन नेट होगा, एप्सिलॉन नेट होगा तो एक्स का हर एलिमेंट जो होगा वो इस नंबर से कम होगा, दैट्स व्हाई इट इज बॉन्डेड। तो एवरी totally bonded set is totally bonded metric space is bounded। और जो टोटली बॉन्डेडनेस है वो मच स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी देन बॉन्डेडनेस। तो टोटली बॉन्डेडनेस जो है वो बॉन्डेडनेस से मच स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसमें हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्स मेट्रिक स्पेस के पास एक एप्सिलॉन नेट सेट होगा। सो दीज आर द टू डेफिनेशंस। नाउ कम टू द थ्योरम। तो ये सारा का सारा जो यू कैन से जो काम हो रहा है, चाहे हमने लिवेक नंबर्स, लिवेक कवरिंग लेमा, लिवेक नंबर, टोटली बॉन्डेडनेस की बात करी,
ये कहीं ना कहीं हम ये प्रूव करने वाले हैं कि एवरी सीक्वेंसली कंपैक्ट मैट्रिक्स पे जो वो कंपैक्ट है। ठीक, तो ये सारा का सारा उस थ्योरम के लिए प्रूव कर रहे हैं। उससे पहले भी एक थ्योरम और प्रूव करनी पड़ेगी हमें। दैट थ्योरम इज एवरी sequentially compact metric space is totally bounded. Is totally bounded. तो प्रूफ देखिए इसका। तो जो भी सीक्वेंसली कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस होगा वो टोटली बाउंडेड होगा। सो देखते हैं कैसे। कहीं ना कहीं हमें एक एप्सिलॉन नेट सेट प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो टोटली बाउंडेड होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट एक्स वी ए sequentially compact metric space। और अब हमने एप्सिलॉन नेट की एग्जिस्टेंस शो करनी है, तो सबसे पहले हमने एप्सिलॉन एक फिक्स कर लिया, अपनी मर्जी से हमने इसको फिक्स कर लिया, गिवन ले लिया, हमने कुछ वैल्यू ले ली। ठीक, चाहे वो एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 हो, एनीथिंग, वो हमने एक ले लिया है। ठीक, सो सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं हम एक्स के अंदर। ठीक, सो लेट ए पॉइंट A1 एक्स से लिया, एंड इस A1 के ऊपर एक हमने ओपन स्फीयर बना दिया, जिसका रेडियस हम एप्सिलॉन रखा और सेंटर A1 रख लिया। अब अगर ये ओपन स्फीयर x के सारे पॉइंटों को कवर कर दे, बट दिस मीन इट मीन दैट अगर x इज इक्वल टू ये चीज आ जाए, तो हमारे पास एप्सिलॉन नेट सेट जो होगा वो एक एलिमेंट वाला यही बन जाए। क्लियर, मेरी बात फॉलो कर रहे हो? क्योंकि एप्सिलॉन हमने टोटली बॉन्डेडनेस का प्रूव करने का मतलब है कि वहां पे एक फाइनाइट एप्सिलॉन नेट सेट एग्जिस्ट करना, सबसेट ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये जो एक ओपन स्फीयर बनाया वही अगर एक्स के बराबर हो जाए, एक्स के पूरे एलिमेंट को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब फिर ये जो आपका जिसमें एक एलिमेंट A1 है वही हमारा A बन गया। ठीक, सो लेट्स सी, we can write if this open sphere epsilon s epsilon A1 contains every point of x। ठीक है, मतलब दैट इज ये हो गया आपके पास x इज सबसेट ऑफ like this, then the single element set A1 बोल देता हूँ इसको, is an epsilon net। ओके,
तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रूव करना। सो इट मीन दैट ये जो एक्स है वो आपका टोटली बाउंडेड हो गया। बट जरूरी नहीं है एक पॉइंट इसको कवर करे एक्स को, तो हम मान लेते हैं कि ये इसको कवर नहीं करता है। इफ there are the points outside of this open sphere, इसके बाहर कुछ पॉइंट रह जाते हैं एक्स के, तो वो मान लेते हैं हम कि उन पॉइंटों में से A2 हमने एक और पॉइंट ले लिया, A2 भी such a point, ठीक। सच अ पॉइंट का मतलब हुआ वो पॉइंट जो आउटसाइड रह गया इस स्फीयर के। फिर इस A2 के ऊपर हम एक ओपन स्फीयर बनाएंगे एंड फॉर्म द सेट। हमारे पास अब दो बन गए, एक हमने पहले फाइंड आउट करा था A1 और एक हमने और कर लिया A2, तो हमारे पास दो ओपन स्फीयर हो गए। अब हम चेक करेंगे कि दो ओपन स्फीयर का जो यूनियन है क्या वो एक्स के सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कवर कर गया तो ये A1 कॉमा A2 जो होगा वही एप्सिलॉन नेट बन जाएगा, ठीक। सो वही लिखेंगे हम, if this union contain all the element of x, if this union contains every point of x, then the two point set A1 A2 is an epsilon net, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो इफ वी कंटिन्यू in this way, some union of the form A1 के ऊपर यूनियन ओपन स्फीयर बनाया, फिर हमने A2 के ऊपर बनाया, फिर हमने A3 के ऊपर बनाया, कंटिन्यू करा A4, कंटिन्यू अप टू AN के ऊपर बनाया, ठीक। will necessarily contain every point of x। तो ये जो अब नया यूनियन बनाया हमने n पॉइंट्स वाला, A1 A2 A2 n पॉइंट्स लिए उनके ऊपर यूनियन बनाया, तो ये सारे के सारे x के पॉइंट को कवर करेगा, ठीक। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे इनफिनाइटली तब क्या होगा। अगर मतलब ये आपका नहीं कवर करता है तो आगे चलेगा, एक और पॉइंट आएगा, तो उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो लिख दिया कि डेफिनेटली नेसेसरली एवरी पॉइंट को एक्स को कवर करेगा। तो अगर
for if this process could be continued infinitely, indefinitely, then the sequence A1, A2, so and so AN, अब यहाँ पे जो गिवन है वो यूज होगा, क्योंकि गिवन हमें क्या दिया है कि ये जो A1, A2, A3 ये सारे के सारे x के पॉइंट हैं, और ये जो x है वो क्या है, सिक्वेंसली कंपैक्ट है। ठीक, तो अगर ये टर्मिनेट नहीं करता है यहाँ पे प्रोसेस और ये कंटिन्यू चलता रहता है इन्फिनिटली, then this sequence would be a sequence with no convergent point, no convergent subsequence, convergent subsequence। ठीक, अगर ये इन्फिनिटली चलता रहा, इट मीन दैट यहाँ पे कोई पॉइंट, हर पॉइंट कवर ही नहीं हो रही, तो एक प्रोसेस तो फिर तो डिफिनेटली चलता रहेगा, तो फिर हमें हमें ये तो फाइनाइटली मिलेगा ही नहीं। ठीक, और इसका मतलब है कि यहाँ पे सब सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, सब सीक्वेंस मतलब कि इसके पास ये सीक्वेंस है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये एक पॉइंट ही रिपीट करना शुरू कर देगा, तभी वो कन्वर्जेंट आएगी ना। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस तभी बनेगी जब उसमें से कुछ एक ऐसी टर्में बनना शुरू होंगी कि वो एक पॉइंट को ही टेंड करेंगी। तो एक तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक ऐसा नंबर मिलेगा हमें n, उसके बाद जो सारी सीक्वेंस की टर्म होंगी वो लगभग इक्वल हो जाएंगी। ठीक, सो अगर ये इंडेफिनेटली होता तो इसके मतलब कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा फॉर सीक्वेंसली कंपैक्टनेस के लिए। ठीक, एंड contrary to the given sequentially compactness of x, so therefore we see that some finite set of the form A1, A2, so and so AN is an epsilon net। ठीक, सो एप्सिलॉन नेट सेट एग्जिस्ट कर गया हमारे पास, जो फाइनाइट भी है और साथ में ए के सारे एलिमेंट्स को कवर भी कर रहा है। ठीक, सो एप्सिलॉन नेट हो गया और साथ में such that you can write कि x is equal to epsilon a1 union s epsilon a2 union so and so union ये, so therefore x is totally bounded। So this is the again very important and very simple result कि जो भी sequentially compact metric space होगा वो totally bounded जरूर होगा। Now students, the main theorem is
जिसके लिए सारा हमने ये काम किया। काम क्या किया हमने, लिवेक नंबर डिफाइन करा, लिवेक कवरिंग लेमा पढ़ा, बॉन्डनेस की बात करी, टोटली बॉन्डनेस की बात करी। तो ये सारा का सारा हमने जिस थ्योरम के लिए हमने ये करा है वो थ्योरम है। तो जिस थ्योरम के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो होगी ना। So keep in mind, this is very, very important. So every sequentially compact metric space is compact. Is compact. तो इसका प्रूफ देखिए। So let X be a sequentially compact metric space। ठीक, अब हमने कंपैक्ट प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं ओपन कवर ले लेता हूँ इसको। लेट जी आई वी एन ओपन कवर। ठीक, तो हम यहाँ पे थ्योरम यूज करेंगे लिवेक कवरिंग लेमा। ठीक है, कवरिंग लेमा क्या बोलता है, इन एन sequentially compact metric space every open cover has a लिवेक नंबर। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं वाई लिवेक कवरिंग लेमा। मैं स्टेटमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, इन ए sequentially compact metric space every open cover has a लिवेक नंबर। ठीक, तो ये सीक्वेंसली कंपैक्ट है एक्स, तो डेफिनेटली इसके पास क्या होगा, एक लिवेक नंबर होगा। सो दिस ओपन कवर जी आई हैज ए लिवेक नंबर ए। ठीक, और यहाँ पे हमने पुट कर लिया, अभी पुट एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए अपॉन 3। ओके, हमने एप्सिलॉन ले लिया, अब हमने एप्सिलॉन नेट डिफाइन करना है। सो उसके लिए हमने एप्सिलॉन हमने लिवेक नंबर का ही 1/3 ले लिया। सो वाई above theorem, by the theorem, क्या थ्योरम पढ़ी हमने अभी, एवरी sequentially compact metric space is totally bounded
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स, एक फाइनाइट एप्सिलॉन नेट फाइंड करेंगे. सो वी विल फाइंड एन एप्सिलॉन नेट. ठीक, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये पढ़ रखा है कि जो भी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है उसके पास एक एप्सिलॉन नेट हो गई हो. ठीक, तो वो हमने डिफाइन कर लिया. वी फाइंड एंड एप्सिलॉन नेट, और वो मान लेते हैं हम ये है. आई थिंक यू गॉट इट ना, क्योंकि सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है तो उसके पास एक हमें एप्सिलॉन नेट जरूर मिलेगा. तो एप्सिलॉन नेट सेट मैंने ले लिया ये. सो फॉर ईच k 1 2 so and so up to n, we have the diameter of open sphere जिसका सेंटर एप्सिलॉन और जिसका रेडियस एप्सिलॉन और सेंटर जो है वो ए के एलिमेंट ले लिया हमने, वो डेफिनेटली 2 एप्सिलॉन से छोटा होगा. ठीक, और 2 एप्सिलॉन डायमीटर तो 2 एप्सिलॉन के बराबर ही होगा, इसका इक्वल होगा या उससे छोटा होगा. और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने मान रखी है दिस वन. सो ये बन गया हमारे पास 2a इंटू एप्सिलॉन के लिए a/3. So this quantity 2a is less than 3, so it will be less than a. So by the definition of Lebesgue number, by the definition of Lebesgue number, for each k we can find a gi naught, gi k लिख देते हैं, such that ओपन कवर से हमें एक ओपन सेट मिलेगा gi k, such that वो ओपन कवर इस ओपन स्फीयर को कंटेन करेगा. ये हमने डेफिनेशन, वीक नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है लास्ट वीडियो में, तो यू कैन गो थ्रू दैट. ठीक, तो क्योंकि ये इसका जो डायमीटर है वो ए से कम आ रहा है, इट मीन दैट लिविंग नंबर यही बोलता है कि अगर ऐसा होता है, अगर एक ओपन स्फीयर है जिसका डायमीटर इससे कम है, तो ये डेफिनेटली किसी न किसी ओपन कवर के किसी न किसी सेट के एलिमेंट के अंदर कंटेंट होगा ही होगा. ठीक, और अगर ये ए से बड़ा होगा इसका डायमीटर, तो जरूरी नहीं है कि वो किसी न किसी ओपन कवर के एलिमेंट के अंदर कंटेंट हो. अगर इसका डायमीटर ए से कम है तो डेफिनेटली ये कंटेंट होगा ही होगा. ठीक, since every point of x belongs to one of the open sphere जिसका सेंटर एप्सिलॉन है और सेंटर जो है वो कैपिटल ए के एलिमेंट्स है. अब ये लाइन क्यों आई, बिकॉज
ए जो है वो एप्सिलॉन नेट है। एप्सिलॉन नेट ये बोलता है कि इसके एलिमेंट्स के ऊपर जो ओपन स्फीयर बनेंगे वो उनका यूनियन जो होगा वो कैपिटल एक्स के बराबर आएगा। इसका मतलब कैपिटल एक्स का हर एलिमेंट जो होगा किसी ना किसी ओपन स्फीयर के अंदर आएगा, जिसका सेंटर ओपन स्फीयर का जो सेंटर होगा वो ए के एलिमेंट होगा। ठीक। सो ये लाइन वहां से आई कि एवरी पॉइंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वन ऑफ द ओपन स्फीयर्स विद सेंटर फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए, या एप्सिलॉन नेट के एलिमेंट के सेंटर से जो ओपन स्फीयर बनेगा और जिसका रेडियस एप्सिलॉन है। तो इसी तरह से क्या होगा, द क्लास GI1, GI2, so and so, GIN is finite। और जब ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर आ जाए तो जो एक्स है वो कम्पैक्ट हो जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। तो देखिए हर एलिमेंट इसमें होगा और ये जो है वो इसमें कंटेन होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ लिविंग नंबर की डेफिनेशन से। जैसे जैसे हम के से 1 को जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 लेंगे तो A1 का जो ओपन स्फीयर है उसका सेंटर A1 आएगा, वो ए से कम होगा और वो किस में कंटेन हो जाएगा, GI1 में। जब 2 लेंगे तो ओपन स्फीयर विद सेंटर A2 वो भी ए से कम होगा तो वो किस में आ जाएगा, GI2 में। ठीक। अब ये के की वैल्यू तो एन तक की है, ये तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट हो नहीं सकती क्योंकि जो एप्सिलॉन नेट होता है वो फाइनाइट होता है। अब फाइनाइट क्यों होता है, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव करके रखा कि जो भी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है वो टोटली बॉन्डेड होगा। टोटली बॉन्डेड की डेफिनेशन यही है कि उसके पास एक फाइनाइट एप्सिलॉन नेट होगा। और एप्सिलॉन नेट के लिए हम एक हर एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन तो हमने एक नंबर का 1/3 लेके डिफाइन करा, तो इट मीन दैट ये जो के है वो एन तक है। तो डेफिनेटली ये जो एक तो सारे के सारे एलिमेंट कवर कर देगा ये ओपन स्फीयर। ठीक, सारे के सारे एलिमेंट ओपन कवर ये कवर करेगा और वो सारे के सारे जो है वो ओपन कवर के एलिमेंट्स के अंदर कंटेन्ड है। तो इसका मतलब ये जो GI1 GI2 जो है ये फाइनाइट हो गए, तो ये फाइनाइट सब कवर ऑफ GI हो गया। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम। ओपन फाइनाइट सब कवर आ गया तो डेफिनेटली एक्स जो होगा वो क्या होगा, कम्पैक्ट होगा। तो एक तरह से ये पहली एक दूसरी थ्योरम हुई जिसमें हमने कम्पैक्ट की डेफिनेशन लगाई है। ठीक है, अदरवाइज हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी से कम्पैक्टनेस प्रूव करी। ठीक, या हमने सब कवर वाला डेफिनेशन लगाया, और एक हमने और कुछ किया था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो हमने ये थ्योरम हमने प्रूव करी। डेफिनेशन ऑफ कम्पैक्टनेस का डेफिनेशन ऑफ कम्पैक्ट जो है यही है कि जिस स्पेस के पास, जिस स्पेस के ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर आ जाए तो वो स्पेस जो होता है वो कम्पैक्ट होता है। एक हमने रिलेटिव टोपोलॉजी वाला जो टॉपिक थ्योरम करा था उसमें ये यूज करा था, और अदरवाइज बाकियों में बाकी स्पेसिस में ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसका फाइनाइट सब कवर कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो उसके लिए हमने अल्टरनेट वे ड्राइव आउट करा था, चाहे वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी से हमने कम्पैक्टनेस प्रूव करी, और एक और हमने यूज करा था, जस्ट अ मिनट, एक और हमने जो यूज किया
यस, दूसरा हमने ये प्रूव करा था कि जो मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होगा उसके पास बेल-ज़ानो-वेस्टरस प्रॉपर्टी होगी, और फिर हमने ऊपर प्रूव किया था कि बेल-ज़ानो-वेस्टरस प्रॉपर्टी और सीक्वेंसली कॉम्पैक्टनेस आपस में इक्विवेलेंट होती है. So that's all. I think this topic is now very near to end. So compactness का एक last theorem बचता है, Ascoli theorem. After that we will go for the separation. So thank you for watching this.